लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए और हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने फ्री क्वालिफाई करके हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, इस पूरे संसार के लिए, इस पूरे भारत के लिए जोरदार तालियां। आज बेसिकली मैं जो आया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ डिलीवर करूं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे और आपके जीवन के बदलाव में एक ऐसा सहारा बने जिसको आप साथ लेकर के मजबूती से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उन बुलंदियों को छू सकें जिनके लिए आपने ब्राइट फ्यूचर को ज्वाइन किया है। तो एक बार और जोरदार तालियां शर्मा सर के लिए और हमारे एससी हुसैन सर के लिए और हमारे सभी मेंटोर रोशन सर और तमाम प्रभु सर और समंता सर और जितने भी लोग आगे की लाइन में बैठे हैं और जितने यहाँ से लेकर के पीछे की लाइन तक बैठे हैं, सबके लिए जोरदार तालियां। और इसी तरह में मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा और कई बार मौत के उस रास्ते से खींचकर मुझे ला करके वापस फिर इस धरती पे खड़ा कर दिया। तो मुझे लगने लगा कि मैं जीवन में सच में कुछ बड़ा करने के लिए बार बार बचाया जा रहा हूँ और इसीलिए शायद मैं ब्राइट फ्यूचर का हिस्सा बना। और मुझे अब लगता है कि मैं इस दुनिया में एक नया इतिहास लिखने के लिए इस दुनिया में आया था और आप लोगों का साथ मिला। एक बार और थैंक यू करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का, क्योंकि हर माँ बाप की आंखों में एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने और एक ऐसा दुनिया के लिए मददगार बने कि जब दुनिया में वो चले तो उनके माँ बाप का नाम उनके बच्चों के नाम से लिया जाए। वो पल इतने खुशियों का पल होता है उन माँ बाप की आंखों के लिए कि आपको अगर वो चीज़ फील हो जाए तो आपका अपने पैदा होने का कारण मिल जाएगा कि आप इसी के लिए शायद पैदा हुए हो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स के लिए भी। और बहुत दूर दूर से आप लोग चल करके आए हैं, बहुत सारी तकलीफें उठाई होंगी, हो सकता है किसी की बुकिंग होगी, किसी को सीट मिली होगी, किसी को सीट नहीं मिली होगी, कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से आया होगा, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा दूर से खड़े खड़े आया हो, किसी को रात भर सोने के लिए न मिला हो। लेकिन बिलीव करना, ईश्वर उसी को चुनता है जिससे वो कड़ी परीक्षा लेता है। समझना वो उस ईश्वर का सबसे खास बंदा होता है जिससे वो कड़ी परीक्षा लेता है। तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आप वो खास इंसान हैं जिनको तकलीफ दे करके, जिनको परेशानियों में फंसा करके यहाँ पे बुलाया गया है। तो आप एक खास इंसान हैं, आप आम इंसान नहीं हैं। और आज की जो ट्रेनिंग है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। लगभग 18 से 20 महीने मुझे होने को आ रहे हैं ब्राइट फ्यूचर के अंदर। पहली बार मैं बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार मुझे माइक मिली है, इसलिए मिली है कि मैं 2 घंटे कुछ आपको सिखा सकूं। तो क्या मैं जानना चाहता हूं इस हाउस से, क्या आप सभी लोग मन से, दिल से, अपनी अंतर आत्मा से आप सभी तैयार हैं आज की ट्रेनिंग के लिए या नहीं? अगर तैयार हैं तो एक ऐसी जोरदार खड़ी होकर के अपने स्थान पे ताली बजाइएगा, मुझे फील कराइएगा कि मैं आज वो चीज डिलीवर करके जाऊं जिसको डिलीवर करने के बाद आप सबको अपने आप पे प्राउड फील हो और जब आप यहाँ से जाएं तो आपको याद रहे मेरी ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग को लेकर के अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप सभी लोग। और एक और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे लोग एक कोट पैंट के अंदर टाई लगाया हुआ इंसान शूट बूट में रेडी मेहताब को देखा है और मेहताब को जानते हैं कि ब्राइट फ्यूचर करते हैं। लेकिन मेहताब के बहुत सारे पिछले हिस्से को और जीवन के पन्ने को शायद आप नहीं जानते, लेकिन आज आप वो खुशनसीब लोग हैं जिनको वो भी जानने का मौका मिलेगा कि ये जो मेहताब शख्स यहाँ पे सूट बूट और कोट पैंट के अंदर खड़ा है, इससे पहले की जिंदगी क्या थी, इससे पहले का हिस्सा क्या था, इससे पहले के वो पन्ने क्या थे जिसने हमें वहां से उठा करके हमें यहां तक लाके खड़ा किया है। आपको वो भी जानने का मौका मिला है और मैं जानता हूं आपको बहुत खुशी होगी कि जब एक कॉमन सा इंसान, गलियों में चलने वाला इंसान,
चप्पल पहनने वाला इंसान जब सूट बूट पहन करके जब मंच पे खड़ा होकर के बोलता है, बिलीव करना उन सारे गरीब इंसानों को प्रभावित करता है, उन गरीब इंसानों के दिलों को छू जाता है, दिलों में लगने लगता है कि हम भी वहां से उठ करके और यहां तक आ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है? तो थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या था और कैसे कैसे मेरे जिंदगी में बदलाव आया। कितने लोग रियली एक्साइटेड है मेरे बचपन की तस्वीर देखने के लिए? चाहते हैं देखना? पक्का? आप जानते हो इतनी सी आवाज में बताता नहीं हूं मैं। जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? तो फिर इतनी सी आवाज, आधी अधूरी आवाज में मैं कभी कुछ नहीं बताता। जानना चाहते हो? हाउस जानना चाहते हो? इधर वाले तो जानना ही नहीं चाहते। मैं अपने बचपन की तस्वीर दिखाने वाला हूं, वो चीजें बताने वाला हूं कि आज से चंद वर्षों पहले मेरी किस्मत में क्या क्या चीजें थी और चंद वर्षों के बाद में मेरे लाइफ में क्या क्या लग्जरी है और अभी अगले चंद वर्षों में क्या क्या होने वाला है। आप सोचकर दंग रह जाओगे। आप अगर इस इतनी सी बात अगर समझ गए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का मकसद मिल जाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग को सच्चे दिल से, पूरे दिलो दिमाग से डूब कर करने का मजा आने लगेगा। फिर आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए नहीं पाए जाओगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में तैरते हुए पाए जाओगे। बिलीव करना। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर बच्चा पैदा होता है तो पहले कहां जाता है? जाता है ना? तो मैं भी वही किया था। मुझे कोई अलग से ऐसा नहीं था कि वीआईपी कंपार्टमेंट में बैठा करके या फ्लाइट में बैठा करके मुझे विदेश की यात्राएं कराई जा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप ही के बीच का इंसान हूं। जब मैं भी पैदा हुआ था तो मुझे भी बस एक ही चीज सिखाई गई थी, स्कूल जाना है। और बिलीव करना, जितने भी माँ बाप है, क्योंकि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो इतना एक्टिव पर्सनालिटी होता है, सब कुछ करना चाहता है, सब कुछ, हर वो एक चीज करना चाहता है जिससे आप इंसान डरते हो। आप शायद, आपको आज बोला जाए कि इस आग को छुओ तो आप डरोगे, लेकिन छोटा बच्चा अगर गैस के स्टोव के पास या चूल्हे के पास या कहीं भी रखी हुई आग के पास पहुंच जाए तो सबसे पहले क्या चाहता है? क्योंकि वो क्रिएटिव होता है, उसका माइंड सेट अलग होता है। आज हम इस बिजनेस को करने में अगर कहीं ना कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके कारण कोई और नहीं है, उसका कारण है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, जिस माहौल से हम निकल करके आए हैं। क्योंकि हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां हमें बचपन में हर एक काम के लिए सबसे पहले हमें रोका जाता है। मानते हैं इस बात को? हर माँ बाप, और ये बात आज मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारे साथ हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके बच्चे भी हैं, अपने बच्चों के साथ ये गलतियां दोबारा मत करना, वरना आप उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दोगे। एक छोटा बच्चा जब उसके आसपास कहीं साइकिल दिखाई देती है तो वो क्या करता है? साइकिल के उस पंच को चलाने की कोशिश करता है। माँ बाप क्या बोलते हैं? इसको मत चलाओ, नहीं तुम्हारा हाथ इसी में फंस जाएगा और कट जाएगा। एक छोटा बच्चा जब किचन में जाता है तो सबसे पहले उस नाइफ को उठा करके कुछ करने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब उसकी माँ या उसके पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर देख लेते हैं तो बिलीव करना सबसे पहले मना करते हैं कि इस चक्कू को इसके हाथ से छीन लो। ये जो हमको बार बार बचपन से मना किया गया है, जिस इन्वायरमेंट में हमको पाला गया है, जिस माहौल में हमें पाल पोस कर बड़ा किया गया है, बिलीव करना हमें हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ रोका गया है। मानते हैं या नहीं मानते? हर जगह पे सिर्फ हमें रोका गया है। तो जिस बच्चे को 10 से 12 साल तक लगातार रोका गया हो, उसे अचानक से छलांग लगाना कोई जादुई चिराग नहीं है जो आज बड़ा होने के बाद वो अचानक से छलांग लगाना शुरू कर देगा। यही वजह है कि जब मंच से अच्छे अच्छे लीडर आपको कोई बात कहते हैं तो आपको डर लगता है, क्योंकि बचपन से आपको डराया गया है। वो डर कोई 2 दिन की चीज नहीं है। जो आज आप डरते हो ना,
कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000, कोई 80,000 कमाने वाले इंसान को जब उसका अपलाइन बोलता है कि नौकरी छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो उसके दिल में दहशत आ जाती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ कम नहीं हुआ, हर जगह कुचला भी गया है। और वही प्रक्रिया को हम भी दोहरा रहे हैं अपने जीवन के अंदर, बिलीव करना, क्योंकि हम भी सिर्फ वही काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को सिर्फ मना नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो 2-4 खींच कर भी लगा देते हैं। तो उस बच्चे को इस बात की आदत हो गई है, और वही बच्चा आज पल पोस करके बड़ा हो चुका है और हमारे बीच में यहां इन जगहों पे बैठा हुआ है, और आपके बीच में मैं भी यहां खड़ा हूं। तो ये बच्चा कोई अचानक से करामात करने के लिए कहां से हो सकता है? पॉसिबल है क्या? तो ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती सिर्फ और सिर्फ उस इन्वायरमेंट की है कि 15 से 20 साल तक आपको हर एक चीज के लिए रोका गया है। वरना वो बच्चा कहां रुकने वाला था? 6 महीने का बच्चा था, बेड पे यूं कलटिया मार करके फटाफट नीचे जाना चाहता था या नहीं चाहता था? वही बच्चा था, चलना नहीं आता था, पैर सही से संभाल नहीं पाते थे, लेकिन खड़ा होकर के चलना चाहता था या नहीं चाहता था? चाहता था। लेकिन लोगों ने उसे उठा करके ऐसी जगह बैठा दिया। कुछ माँ बाप तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को ऐसी जगह पैक करते हैं कि वहां से हिल भी ना सके। करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ तो इतने खुदगर्ज हैं कि कमरे में बंद भी कर देते हैं कि बंद कर दो तब तक हम खाना बना ले। होता है कि नहीं होता है? और आजकल के तो टेक्निकल बच्चे हैं, आजकल उनको बंद नहीं करते। अब हम चालाक हो गए, हम उनको फंसा देते हैं। उसकी आंख खराब होगी, उसकी रोशनी जाएगी, उसको ब्रेन ट्यूमर होगा, उसको ब्रेन हेमरेज होगा, इसकी परवाह किए बिना हम उसके हाथ में वो मोबाइल दे करके उसे कॉर्नर में ढकेल देते हैं और उसके जीवन की सारी क्रिएटिविटी को खत्म करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं कि उसके जीवन की क्रिएटिविटी खत्म हो जाए। और ये बातों का हमें एहसास भी नहीं होता, ये एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा 20 साल का जवान नौजवान बनता है तो हम उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये बच्चा ये नहीं कर पा रहा, ये बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये पास क्यों नहीं होता, इसे नौकरी क्यों नहीं मिलती, ये आईएएस क्यों नहीं बन जाता। अरे कहां से बन जाएगा? 15 साल से तुमने उसने जो भी करना चाहा उसके लिए तुमने हर बात उसे रोका है। अचानक से वो आईएएस और पीसीएस कहां से बन जाएगा? कोई जादू की छड़ी है क्या? वही डर, वही एहसास आज हमारे दिलों में दबा हुआ है। और वही महताब भी था, बहुत मार खा रहा था मैं, बिलीव करना। थोड़ी सी गलती हुई, चांटे पड़ने। कितने लोग हैं जो माँ बाप से बचपन में खूब मार खाए? अच्छा, सब मेरे भाई बहन है, कोई टेंशन नहीं है, फिर चिंता मुझे करने की बात नहीं है। चलो ठीक है, तब कैटेगरी मैच कर रही है, अब मैं खुल के बोल सकता हूँ। तो स्कूल गया, स्कूल से मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल से इंटर कॉलेज एंड ग्रेजुएशन। बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल से भी पढ़ करके बड़े होकर के यहाँ बैठे हैं हमारे सामने। ये महताब कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है, एक कॉमन से प्राइमरी स्कूल से 2 रुपए 3 रुपए की फीस देकर पढ़ा हुआ बच्चा है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, शायद लोगों को लगता होगा कि महताब तो बचपन से ही टैलेंटेड होगा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि बचपन से टैलेंटेड नहीं था। बचपन से मेरे अंदर 20 साल तक इतनी खामियां थी कि माँ बाप तो यहां तक भी कहने लगे थे कि ये बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। रिश्तेदार तो यहां तक भी कहने लगे थे कि ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। अरे कुछ ने तो मंद बुद्धि तक कहा था। कितने लोगों को मंद बुद्धि कहा जाता है घर में? कितने लोगों को बेवकूफ कहा जाता है? ये तो प्रैक्टिस में है सारा, सुबह से लेकर शाम तक बोला तुम बेवकूफ हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? घर वाले भी बोलते, दोस्त भी बोलते, पड़ोसी भी बोलते, मोहल्ले वाले भी बोलते, जहां जाओ वहां बोलते तुम तो बेवकूफ हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? उन्हीं बच्चों में से मैं भी एक बच्चा था। जब मेरा बचपन का दौर था, उन्हीं दौर से मैं गुजर रहा था। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, बिलीव करना एक पहचान बनी। पहचान इसलिए बनी कि शायद छोटी सी कोई क्रिएटिविटी मेरे बचपन की जो थी वो बची हुई थी किसी कॉर्नर में, मेरे दिमाग के उस कोने में, जिसकी बदौलत जब मैं बड़ा होने लगा तो मुझे लगने लगा कि मैं कुछ अपने जीवन में कर सकता हूँ, अपनी गरीबी को खत्म कर सकता हूँ। मेरे पिताजी एक फोटोग्राफर थे, एक बहुत कॉमन से फोटोग्राफर थे, छोटी मोटी खेती मोटी वही सब करके हम लोग का जीवन यापन चल रहा था। और मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर।
इतने ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे कि जहां पे उन्होंने 15 से 20 साल तक जॉब किया, उनका खुद का रहने के लिए एक घर भी नहीं था। यानी 20 साल तक मेरे माता पिता, मेरे अंकल, मेरी बुआ, सब लोग किराए के मकान में, इस गांव, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, यही चलता रहा। और ये कोई मेरे घर की कहानी थोड़ी है, ऐसी बहुत सारे लोगों के घरों की कहानी है जिनके पिता पोस्टेड है। कोई चंडीगढ़ में ड्यूटी कर रहा है, कोई जम्मू में ड्यूटी कर रहा है, कभी वहां घर लेकर रहते हैं, कभी यहां घर लेकर रहते हैं, और परिवार ऐसे ढोलक की तरह चारों तरफ घूमते रहता है। ये कॉमन परिवार की बहुत एक कॉमन सी निशानी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। उसी में से निकल करके ये मेहताब यहां आकर के खड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बहुत बारीकी से एक एक चीजों को बता रहा हूं। पिताजी बहुत ही कॉमन फोटोग्राफर थे, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ना शुरू किए, स्कूल जाना शुरू किया, कॉलेज जाने लगे, वैसे ही एक दौर ऐसा भी आया कि हमारे घर की परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब, इतनी खराब कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी उम्र लगभग 14 से 15 साल की होगी, लगभग 14 से 15 साल की, और मेरे पिताजी अपने दुकान से वापस घर आने के लिए शटर को बंद कर रहे थे, और शटर के आगे ऐसा ही एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लगा हुआ था जिसको चौकी बोलते हैं, लकड़ी की। अक्सर दुकानों पे, मोहल्ले गांव की दुकानों पे लगा होता है, देखा होगा आपने, कहीं लोहे का, कहीं ईंटे का जुगाड़ लगा करके सब चीज़ें लगी होती हैं। उसी प्लेटफॉर्म से अचानक से उनका पैर फिसला और ये पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और पिताजी का पैर फ्रैक्चर होने का मतलब था कि उस दुकान का परमानेंटली तब तक बंद हो जाना जब तक कि वो पैर ठीक ना हो जाए। और पिताजी का पैर फ्रैक्चर हुआ और हमारी दुकान की हालत खराब होने लगी। लगभग 40 दिन तक बैंडेज लगा था, और उसी बीच में पिताजी को बहुत ही गंभीर तरीके से जॉइंटिस हो गया। क्या हो गया? जॉइंटिस हो गया। और हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग 14 साल की मेरी उम्र थी, छोटा वाला भाई लगभग 12 साल का था, उससे छोटी वाली जो बहन थी लगभग 9 साल की थी, उससे छोटा वाला भाई जो था लगभग 4-5 साल का था। ये हालात थे घर के। और उसी बीच में जब किसी के पिताजी जब काम पे न जा पाए और घर में पैसा ना आ पाए, जरा सोचना क्या परिवार का माहौल होगा। और आप उस समय किराए पे रहते हो, जरा सोच के देखो, दिल आपका कांप जाएगा। और जिसके पिता उसी शहर में पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन इतने ऑनेस्ट हो, इतने ऑनेस्ट हो कि वो खुद का घर ना चला पा रहे हो, तो एक शादीशुदा बच्चे का घर क्या चलाएंगे? वो उस जमाने में इम्पॉसिबल था। और उस दौर से, अब उस समय पे मैं, उस समय के जो कैमरा भी आते थे, फोटोग्राफर के जो कैमरा आते थे, वो कैमरा ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट और ऊपर हुआ करते थे, तो टेबल लगा करके मैंने जा करके उसके ऊपर खड़ा होकर के मैं कुछ फोटोग्राफी किया करता था 14 साल की उम्र में। समझ सकते हैं? जब पेट पे जोर आता है ना, जब घर में मार होती है ना, और जब पिता जब बेड पे होता है ना, तो आप हर चीज कर सकते हो। आप बोलते हो ना कि नहीं हो सकता सर, बहुत सारे लोग जिम कार्बेट नहीं आए होंगे, इत्तू सा बहाना बना करके, इत्तू सा बहाना बनाकर, जिसका कोई बहाने का कोई मकसद ही नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आए भी हैं, ये सच में बहादुर लोग हैं जो बहाना बनाने से शायद बचते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहाना बनाया होगा, किसी ने मोटिवेट किया होगा, किसी ने बात बताई होगी, शायद इसलिए आए होंगे, तब भी वो बहादुर हैं कि उन्होंने किसी को बात को मान करके, उसकी बात को रिस्पेक्ट करके यहाँ तक आए हैं। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा आप एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएं। तो जो मेरे खेलने की उम्र थी, उसमें मैं जॉब करने, बिजनेस करने पहुंच गया अपने दुकान पे और काम करने लगा। बिलीव करना, फोटोग्राफी उस समय बहुत टफ हुआ करती थी, आज की तरह नहीं थी जो आप लोगों के हाथ में मोबाइल और फटाफट खींच लेते हैं। उस समय फोटोग्राफी पेंसिल से हुआ करती थी और ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, जो एक कॉमन बच्चे के बस की बात नहीं थी। सारा काम खराब होने लगा और उसी समय पिताजी को जॉइंटिस हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने यहां तक बोल दिया कि शायद उम्मीद कम है। और मैं घर पे आया और पिताजी हमको पकड़ के रोने लगे और बोले, बेटा तुम बड़े बेटे हो मेरे, और तुम्हें ही घर संभालना है, अब तुम्हारी छोटी बहन है, ये माँ है और भाई है, इन सबको देखना है। और मेरी आंखों में आंसू आ गया। 14 साल की उम्र थी, मैं कहाँ पढ़ा था इतना जो मैं सब कुछ संभाल पाता। लेकिन बिलीव करना, मेरी हिम्मत बहुत बड़ी थी। मुझे ये लगने लगा था कि शायद अब हम अपने पिता को खो देंगे, लेकिन अंदर से दिल नहीं मानता था। वो हर एक चीज़, वो हर एक डॉक्टर के पास जाने के लिए मैं तैयार था। जो भी संभव था मेरे लिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। परेशान था, माँ अलग रो रही थी, पिताजी बेड पे रो रहे थे, और मेरा हाथ पकड़ करके, मेरे छोटे छोटे भाइयों को पकड़ करके बोल रहे थे, अब इन सबको तुम्हें ही संभालना है। और वहाँ से हम कैसे निकल करके आए, मैं आपको सुना नहीं सकता। अगर आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन
जब अंदर से मजबूत होता है, इंसान मजबूत होता नहीं है, परिस्थितियां उसे मजबूत बना देती हैं। बिलीव करना, आज जितने लोग यहाँ परेशान हैं, सच में अगर उनके अंदर कोई परिस्थितियां हैं और कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो उनके परिवार पे आंच ला सकती है, बिलीव करना, इस मीटिंग से जाने के बाद वो लोगों को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परिस्थितियां ही ज्वालामुखी भी पैदा करती है, और परिस्थितियां ही शेर भी पैदा करती है, और परिस्थितियां ही दुनिया के अंदर तबाही मचाने वाले लोगों को भी पैदा करती है, जो इतिहास लिख कर जाते हैं जब जाते हैं तो दुनिया से। याद रखना, सिर्फ परिस्थितियां वो चीज हैं, जिस दिन आपकी परिस्थिति खराब होगी, बिलीव करना, आप वो हर एक वो चीज कर लोगे जो आज शायद करने से आप इकरार करते हो, इनकार करते हो। हर एक वो चीज कर लोगे। बहुत सारे लोग होंगे इनको 6-6 महीना हो गया होगा, प्लान नहीं आता होगा। जानते हो क्यों नहीं आता है? आने का मकसद ये नहीं कि प्लान बहुत टफ है, आने का सिर्फ एक मकसद है, सिंगल मकसद, कि आप अपनी परिस्थितियों को सही से भाप नहीं पा रहे हो, या आप अपने परिवार से इमोशनली अटैच नहीं हो, या आप अपने परिवार को अपना परिवार मानने से अभी भी इंकार कर रहे हो, अपनी माँ की तकलीफ को आप पहचान नहीं पा रहे, अपने बीवी की तकलीफ को आप पहचान नहीं पाते, अपने बच्चों की तकलीफों को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, आप सिर्फ इसी गलतफहमी में जी रहे हो कि जो होना होगा वो हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी अपने से नहीं होता, जो भी करना होता है ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाता है, करना हमें ही होता है, करना हमें ही होता है, और हमें ही करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम यहां आए हैं आज। उस दौर से निकला, खैर एक इंसान मेरे जिंदगी में भगवान का रूप लेकर के आए, और उन्होंने बोला कि एक वहाँ पे बाबा रहते हैं जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं और कुछ दवाएं देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। मैं पिताजी को लेकर भाग कर हम लोग गए। इतने भी पैसे नहीं थे कि गाड़ी रिजर्व करके जा सके, इतने भी पैसे नहीं थे, क्योंकि हालात खराब हो चुके थे। लगभग 40 दिन बीत चुका था, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, और उस हालात में हम पिताजी को कैसे लेके गए सिर्फ मैं जानता और मेरी माँ जानती है, दुनिया को पता नहीं है। लेकर गए और ले जाकर के हमने वहाँ पे इलाज कराया, और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे पिता को मेरे जीवन में वापस दिया। मेरे पिता आज भी हमारे साथ में साये की तरह हैं। लेकिन बिलीव करना, 20 साल की उम्र के बाद मैंने पिताजी से कभी नहीं कहा कि आप काम करना, हमने उनसे हमेशा कहा कि आप रिटायरमेंट हो और आप सिर्फ घर पे रहोगे, आप अपने जीवन को खुशी से जीने का रास्ता ढूंढो, आपका बेटा अभी जिंदा है, साला कमा के लाएगा। ये मेरे अंदर हिम्मत है। और 20 साल के बाद से मेरे जीवन में कभी पिताजी को काम पे नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि पता नहीं फिर कभी पिताजी गिर जाए और फिर कभी हम वैसे ही हालात में फंस जाए तो हम कैसे दोबारा बचा के ला पाएंगे, क्योंकि हर बार खुदा मेहरबान नहीं होता। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस ऊपर वाले ईश्वर का और अल्लाह का। देखते होंगे जब भी मेरी ट्रेनिंग होती होगी या कोई भी स्पीच होती होगी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए नहीं करता, इसलिए करता हूं कि उसका बहुत बड़ा एहसान है। जब मेरे जिंदगी से साया हटने वाला था मेरे सर से, उस गम को सिर्फ वो इंसान फील कर सकता है जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है, वरना जिसके हैं उनको तो फिक्र भी नहीं कि मेरे पिता क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। अरे आप औलाद अगर सच्ची औलाद हो और सच में अपने माँ बाप को अगर प्यार करते हो तो बिलीव करना, अगर पिता से कुछ बैर भी हो, दुनिया की सारी चीजें भूल करके, सारी चीजों को साइड हटा करके पिता के जाके हाथों को चूम लेना और अपनी माँ के हाथों को चूमना। बिलीव करना, इस दुनिया की सारी कोई ऐसी ताकत नहीं, जब आपके सर पे माँ और पिता बाप का हाथ हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हटा नहीं सकती। वो खुदा भी मजबूर हो जाएगा, बोलेगा इसके साथ इसकी माँ की दुआएं हैं, जो मांगा है वो भी दे दो, और जो इसके हक में है, जो इसने नहीं मांगा वो भी दे दो। वो जरूर देता है, वो ईश्वर है, बहुत दयावान है, बहुत मेहरबान है वो। लेकिन हम कहां करने वाले हैं? हम तो अपने पिता को बोलते हैं, और शादी हो गई दूसरे पिता के घर पहुंचे तो उसको भी बोलते हैं। छोड़ते हैं क्या? छोड़ते हैं क्या? एक हस्बैंड अपने सास ससुर की बुराई करने में लगा है और एक पत्नी अपने सास ससुर की बुराई करने में लगी है। लगे या नहीं लगे? अगर ये ना लगे हो तो शायद घर के 50% कलह ही खत्म हो जाए। होंगे या नहीं होंगे? लेकिन ये आज की समस्या। और जान लेना, जब तक ये ब्रेन, मैं कभी ट्रेनिंग करूंगा बड़ी, जब जिस दिन भर की ट्रेनिंग करूंगा मैं बताऊंगा आपको कि इन कलह का सबसे बड़ा कारण होता है आपके लाइफ के सक्सेस के बीच में रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो जाना। ये मायने हैं इन सब चीजों के। जब भी मैं कभी सक्सेस ब्रेन एंड ब्रेन थ्योरी के बारे में जब बताऊंगा तो बिलीव करना, आपको तब वो चीजें कनेक्ट होंगी और आप समझ पाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करूं कि खत्म करूं? हाँ, कंटिन्यू, ठीक है।
उसके बाद मैंने जॉब किया गारमेंट इंडस्ट्री में, वर्धमान टेक्सटाइल्स में काम किया। फिर अमांते एक लेडीज़ की लिंगरी ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें काम किया एशिया पैसिफिक का। उसके बाद बेनाटॉन में काम किया, इटली का ब्रांड है। उसके बाद रेमंड में अभी रिसेंटली मैं काम कर रहा था। और देखिए ये फोटोग्राफर की तस्वीर, फोटोग्राफर भी था और विनर भी था, फोटोग्राफर भी था और खुद भी विनर था। ये हूं मैं बचपन में, दिख रहा हूं, ये मैं हूं, ये मेरा छोटा वाला भाई है, इसका नाम आफ्ताब है और मेरा नाम महताब। तो ये हम दो छोटे भाई हैं और ये सबसे छोटा वाला भाई है, इसका नाम दिलशाद है। ये छोटी सी एक तस्वीर है। कभी मोहल्ले में हर बच्चा जिद्दी होता है, पता ही होता है, क्रिएटिव होता है, जिद्दी होता है, बताया मैंने। तो ये भालू आया हुआ था मोहल्ले के अंदर, तो ये भालू सबको सूंघ रहा था। तो पिताजी ने कहा तुम भी सूंघवा लो। हमने बोला सूंघेंगे नहीं, इसके ऊपर बैठेंगे हम। तो भालू वाला बड़ा बदमाश बच्चा है ये, तो सब लोग सूंघवा रहे हैं, ये बोल रहा है कि बैठेंगे हम। भालू वाला तैयारी नहीं हो रहा था और मैं उसके पीछे पड़ गया। मैं बोला नहीं, इसके ऊपर बैठूंगा तभी मैं मानूंगा। और मैं वहीं फैल गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, पैर पटकने लगा। पिताजी बोले यार बैठा ले इसको 2 मिनट मेरे भाई, वरना ये घर जाकर के मानेगा नहीं आज रात भर। बच्चा सच में जिद्दी होता है, पता है। और ये जिद्दीपना उसका खराब आदत नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर इसी जिद्दीपने को सही जिद्दीपने में बदल दिया जाए तो वो बच्चा ऐसा खूंखार बच्चा बनेगा, जब जीवन में जब आएगा तो उन हर सक्सेसफुल चीजों के लिए जिद करेगा। और तब तक जिद करेगा जब तक उन चीजों को हासिल न कर ले जो आज शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं खो गई है। उसी चीज को वापस लाना है, उसी चीज को वापस लाना है। तो ये छोटी सी कहानी है और इसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा। ये मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन, और ये उसकी गुड़िया है, छोटी सी रेड वाली। इसके लिए हम लोगों की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। वो बोलती थी गुड़िया मेरी है, मैं बोलता था ये मेरी छोटी गुड़िया है। मैं उससे गुड़िया लेकर के हमेशा भाग जाया करता था और पूरे घर में मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी।